हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं कैनरिस ऑटोमेशन कंपनी के बारे में। और ये कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है एंड दैट टू बिलोंग्स टू एन एसएमई कैटेगरी शेयर। सो द रिस्क इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस स्टॉक, सो उसका हमें ध्यान रखना है। और इसके बारे में हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया है। सो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को थैंक्स बोलना चाहते हैं। और बेसिकली इन्होंने ही इस कंपनी के बारे में रिक्वेस्ट किया था। टेक आर किंग करके प्रोफाइल है इनका। और इनका मतलब ये वीडियो रिक्वेस्ट करने के बाद ये 2 लॉट इसमें ख़रीदना चाहते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। सो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं आज हम। शुरुआत हम हमेशा किस तरह बिजनेस के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी क्या कारोबार करती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लीडिंग आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ये कंपनी है। और पिछले 30 साल से काम कर रही है आईटी इंडस्ट्री में। इसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है 30 साल का। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और स्पेसिफिकली आप देखोगे तो इनका ज़्यादातर जो कामकाज रहता है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। उस पर इनका ज़्यादा फोकस है। और स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस ये जो प्रोवाइड करते हैं, जिस टाइप के सॉफ्टवेयर्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस पूरे एरियाज़ में इनके सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, जिसमें डिजिटलाइजेशन आ जाता है, देन मॉडर्नाइजेशन आता है, ऑटोमेशन है, इंटेलिजेंस है। ये काफ़ी वैराइटीज़ है जिस पे ये अपने सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं इस कंपनी में। और बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स को ये सर्व करते हैं। क्लाइंट्स के बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट ऊपर ऊपर से हमको ये आइडिया लगता है कि कंपनी आईटी कंपनी में काम कर रही है और काफ़ी नीश टेक्नोलॉजीज़ पे भी ये काम कर रही है। और सेक्टर वाइज आप देखोगे तो बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, काफ़ी वर्सटाइल सेक्टोरियल को भी ये सर्व करते हैं, जिसमें ये सारे सेक्टर्स आते हैं। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे तो इसका कंपनी का स्पेसिफिकली फोकस है ही है। और साथ ही साथ जो भी मतलब ऑपरेशंस होते हैं उसको भी ऑप्टिमाइज़ करने में अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। साथ ही साथ जो कस्टमर के एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करती है। और इसके अलावा आप देखोगे इनके जितने भी आप पार्टनर्स हैं या फिर कस्टमर्स हैं, उससे काफ़ी रिकॉग्नाइज भी किया है इस कंपनी को, इनके वर्क को अप्रिशिएट किया है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। देन हम देखें कंपनी का जन्म कब होता है, तो 1988 में कंपनी का जन्म होता है। और उसी के साथ कंपनी को 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, जो काबिल तारीफ़ है। देन यहाँ पे हम देखें कि इनके पास जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो 500 से ज़्यादा स्ट्रेंथ में काम करते हैं। और जो सबसे अच्छी कंपनी की चीज़ है वो इनके क्लाइंट्स हैं कि कंपनी ने अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट ओन कर लिया है। इसी वजह से आप देखोगे तो इनके जो रिपीटेटिव बिजनेस होते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेट 85% से ज़्यादा इनके जो बिजनेस है वो रिपीटेटिव बिजनेस होते हैं। दैट मीन्स दे हैव ओन देयर क्लाइंट्स ट्रस्ट। ये भी काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। देन जैसे हमने देखा काफ़ी चीज़ों पे कंपनी काम करती है, जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ या फिर मोनेटाइजेशन हुआ। तो इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि डेवॉप्स पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है। और इसको जो काफ़ी कुछ अवार्ड्स से भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिसमें कि लीडर इन डेवॉप्स सॉल्यूशंस आता है, बेस्ट डेवॉप्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर आता है, और मोस्ट इनोवेटिव डेवॉप्स कंपनी आती है। ये भी काफ़ी गुड पॉइंट है इस कंपनी के बारे में कि एटलीस्ट एक स्पेसिफिक एरिया में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जो कि डेवॉप्स का एरिया है। और एट अ ग्लांस आप नज़र डालोगे तो 5,000 से ज़्यादा इन्होंने क्लाइंट्स को सर्व किया हुआ है अभी तक। और 500 से ज़्यादा इनके पास लोग काम करते हैं। और एक्सपीरियंस इनका 30 से ज़्यादा साल का हो चुका है अब तक काम करते हुए। और इस कंपनी की आप पार्टनरशिप देखोगे वो भी काफ़ी रेप्यूटेड और ब्रांडेड कंपनीज के साथ में इसका टाइप्स है, जिसके साथ मिलके ये अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर के साथ इनका काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप है। और जिनको नहीं पता, ये एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है, ये एक तरीके से क्लाउड बेस्ड आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एज्योर जो इनका है। उसके साथ इनका टाइप है। देन गिटहब वेरीफाइड पार्टनर है। और गिटहब भी बेसिकली थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। और ये कंपनी आपके जो भी कोडिंग वगैरह होती है उसकी एक तरह से रेपोजिटरी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे सारा जितने भी डेवलपर्स का कोड होता है वो एक जगह पे स्टोर किया जाता है। देन साथ ही साथ सैप के साथ इनकी पार्टनरशिप है। इसके अलावा आप देखोगे तो गिटहैब के गिटलैब की तरफ से इनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। देन सोल्यूशन पार्टनर के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। इसके अलावा आप देखोगे तो वापस से गिटहब में एडवांस सिक्योरिटी है, देन गिटहब एक्शंस है, गिटहब एडमिन है। ये सारे इनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करे गए हैं। और सैप के साथ ऑलरेडी हमने देखा इनके पास पार्टनरशिप है, जो कि सिल्वर पार्टनर है। देन ऊपरी तौर पे अगर हम देखें जो कंपनी का पूरा इन डेप्थ अगर हम बिजनेस पे ध्यान दें, दीज आर दी वाइड वैराइटीज़ जिस पे कंपनी अपने आप कह सकते हो सारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस बनाती है और उसको अक्रॉस द क्लाइंट्स प्रोवाइड कराती है। जिसमें पहला डिजिटलाइजेशन आ गया, फिर मॉडर्नाइजेशन आ गया, फिर इंटेलिजेंस आ गया, ऑटोमेशन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और डिजिटल डेवॉप्स आ गया, फिर गिटहब सोल्यूशंस आ गया। और ये वाला जो डिजिटल डेवॉप्स का एरिया है, इसमें इनको काफ़ी रिकॉग्नाइज भी किया है, काफ़ी सारे इनको अवार्ड से नवाजा भी गया है। इनके बारे में हम एक बार डेप्थ में देखते हैं कि हर एक एरिया में क्या क्या स्पेसिफिकली इनके काम है जो कि ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस बना के देते हैं। सबसे पहला एरिया जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। और इसमें बेसिकली डिजिटलाइजेशन एरिया में क्या काम रहता है, जैसे इन हाई लेवल इंट्रोडक्शन उसमें आप देखोगे तो जो भी कस्टमर एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको और अच्छे तरीके से आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस किया जाता है। एजाइल बिजनेस ऑपरेशंस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स जो होते हैं उसको एक तरीके से उसके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे जाते हैं। ऊपर ऊपर तौर से अगर आप देखो तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो मैनुअल प्रोसेस होता है उसको एक तरीके से डिजिटल वे में कनेक्ट करना। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको
आपने ध्यान दिया होगा पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते थे, सो उसको पे करने के लिए मैनुअली हमें जाना पड़ता था, और जाने के बाद फिर जो भी सेंटर्स होते थे वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता था। अब ये जितने भी मैनुअल प्रोसेस है इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। सो अभी तो हम घर बैठे भी अपने कोई से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस बिल है, सो घर बैठे बैठे विद इन फ्यू सेकंड्स अपने फ़ोन के थ्रू ही हम इसको पे कर देते हैं। सो जो भी मैनुअल प्रोसेस है उसको डिजिटल वे में कन्वर्ट करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको ही डिजिटलाइजेशन के कैटेगरी में हम मान सकते हैं। सो इसमें कंपनी क्या क्या काम करती है इस पर भी हम एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो एरिया है, सब एरिया, इस एरिया में अगर हम बोले तो डिजिटलाइजेशन में आप जैसे देख सकते हैं जो भी फिजिकल वर्ल्ड है हमारा उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना। इस पे कंपनी काम करती है। दैन डिजिटलाइजेशन में आप देखोगे तो इसमें जो भी बिजनेस प्रोसेस होते हैं उसको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में उस प्रोसेस को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिससे मैनुअल इंटरवेंशन काफ़ी कम हो, और उस वजह से कंपनी की क्रॉस कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सीधा सीधा असर प्रॉफिट पे देखते हो। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे तो जो भी बिजनेस सिस्टम्स हैं या बिजनेस के जो भी मॉडल्स हैं, कस्टमर के हिसाब से, एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करना। ये कुछ सब एरियाज़ है। इसी के साथ आप देखोगे तो एप्लीकेशन डिजिटलाइजेशन है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे एप्लीकेशंस है उसको, जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, हम आजकल एक तरीके से हर एक चीज़ के लिए हम एप्लीकेशंस पे रिलाई करते हैं। एन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं और उन सभी को डिजिटल वे में कनेक्ट किया गया है, सो दैट मैनुअल इंटरवेंशन काफ़ी कम हो और हर चीज़ एक तरीके से ऑटोमेट हो। उसका भी सीधा सीधा काम ये कंपनी करती है। दैन इसके अलावा अगर हम देखें, क्लाउड ड्रिवन डिजिटल सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब हो गया कि जो भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी दे रही है वो क्लाउड पे, एक तरीके से क्लाउड पे अवेलेबल है। उसका सीधा फ़ायदा ये होता है कि आपको स्पेसिफिकली अलग अलग अगर आपकी डिवाइसेज है तो उस पर लॉगिन करोगे, और लॉगिन करके फिर आप चेक करोगे, उस पर नया एप्लीकेशन बनाओगे, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर वो क्लाउड पे ही है आपको उसको थ्रू आउट कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बस एक बार आपको लॉगिन करना होगा। उसी हिसाब से आप देखोगे तो क्लाउड बेस्ड जो डिजिटल सॉल्यूशंस है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और सोल्यूशन ये सारे ही बड़े रेप्यूटेड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं, जिनमें कि सबसे पहला नाम AWS का आता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज जो हो गई उसका आता है, फिर एज्योर का आता है, फिर गूगल आता है, डेल आता है। इस तरीके से जितने भी रेप्यूटेड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस पर काम कर रही हैं तो उसको ये डिजिटल सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं क्लाउड ड्रिवन टेक्नोलॉजी के। देन डिजिटल क्वालिटी एश्योरेंस है। इसमें जो भी एक तरीके से टेस्टिंग वे में जितनी भी सर्विसेज होती है उसको ये प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें फंक्शनल टेस्टिंग आती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है, स्पेशलाइज टेस्टिंग आती है, जो भी डिजिटल एप्लीकेशन हैं उन सभी की टेस्टिंग ये प्रोवाइड कराते हैं। देन जो सेकंड कैटेगरी है वो मॉडर्नाइजेशन की है, और इसमें बेसिकली आप देखोगे तो जो लेगेसी सिस्टम्स हो गए हैं, तो जो भी लेगेसी इन्वेस्टमेंट्स हो गई उन सभी को माइग्रेट करना और उसको वापस से रीराइट करना जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए। इसके लिए अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो भी वेबसाइट्स होती थी वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे होती थी, लेगेसी पे होती थी, कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती थी या फिर उसका बफरिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता था। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बना दी गई है तो 10 साल 15 साल पहले जैसे भी बनाई गई वो उसी हालत में पड़ी रहे। इसी को टर्मिनोलॉजी दी गई है मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से। जो 10 से 15 साल पहले जो भी वेबसाइट्स है या एप्लीकेशंस जो बनी हुई हैं, उसको रीराइट करना अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा बेसिकली आपके जो भी परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगी, और जो ट्रैफिक उस पर आ रहा है या फिर जो भी उस पर लोड आ रहा है, एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ हुए होंगे इस 10-15 साल में, उसका लोड ले पाए, उतनी कैपेबल हो पाए। वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसको माइग्रेट किया जाता है या फिर उसको रीराइट किया जाता है उसकी जो भी एप्लीकेशंस है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। ये सेकंड एरिया है जिसमें कंपनी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसमें मेजर आप देखोगे तो सबसे पहला है एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन। जो भी पुरानी एप्लीकेशंस है उसको इनको माइग्रेट करते हैं और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी एप्लीकेशंस का जो भी माइग्रेशन का कोड है वो ये करते हैं, और क्लाउड बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज उसका यूज़ करके उसको माइग्रेट करते हैं। देन लेगेसी मॉडर्नाइजेशन हो गई। लेगेसी मीन्स जो भी बहुत पुराने कोड्स हैं, जो बहुत पुरानी एप्लीकेशंस हैं, जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, उसको भी ये माइग्रेट करते हैं एज़ पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। देन ERP मॉडर्नाइजेशन भी करते हैं। अभी ERP होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली वो बिजनेसेस जो जिसमें कोई जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए उनकी सैलरी है वो कब से कब तक काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक ERP सॉल्यूशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं। वो भी बहुत से पुराने ऐसे सॉल्यूशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको भी माइग्रेट करते हैं एज़ पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हाना आता है, S4 हाना आ गया, क्लाउड कैपेबिलिटीज़ सभी को यूज़ करके उसको भी ये रीराइट करते हैं। देन जो थर्ड कैटेगरी आती है वो इंटेलिजेंस एरिया पे भी कंपनी काम करती है, और बेसिकली इसका यूज़ आज के टाइम में हम ज़्यादातर AI के टर्म्स में ही देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म पे ही देखेंगे। उसमें अगर एक कोई एग्जांपल दिया जाए तो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि जैसे चैटबॉट्स वगैरह अपनी वेबसाइट के लिए कंपनी बनवा देती है। उस वजह से उनका जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो चैटबॉट में बता दी और आपको उसके थ्रू आंसर्स मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कंपनी इस एरिया में भी काम कर रही है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सबसे पहला तो ट्रेडिशनल AI ML सॉल्यूशंस हो गए जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, उस एरिया पे कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को बनाती है, वो प्रोवाइड कराती है। जनरेटिव AI सॉल्यूशंस आ गए। जनरेटिव AI सॉल्यूशंस में बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस इट विल जनरेट द रिस्पांस। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम में अगर हम देखें तो चैट GPT का हम नाम जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। वो भी एक तरीके से जनरेटिव AI सॉल्यूशंस में ही आता है। उस पर भी कंपनी काम करती है, उसमें अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है।
देन बिग डेटा एनालिटिक्स भी हो गया हमारा, जिसमें कंपनी अपने काम करती है। तो बिग डेटा में मतलब इन टुडेस आप कह सकते हो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो डेटा है, और डेटा को हमें कैसे रीड करना है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उससे मीनिंगफुल आउटकम कैसे निकालना है। सो वो सब बिग डेटा एनालिटिक्स में आ जाता है कि हमने जितना भी डेटा है उसको रीड किया, उसके हिसाब से उस पर एनालिसिस किया, और फिर उसके आउटकम्स जो हैं वो बिजनेस में कैसे फ्रूटफुल हो सकते हैं, वो हमें आउटकम निकाल के देना होता है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स में कंपनी अपने सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। देन जो फोर्थ एरिया आता है वो है ऑटोमेशन का। और ऑटोमेशन से सिंपली मतलब ये है कि आपको जो भी प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करना है। सो कई सारे प्रोसेस होते हैं, अगर हमने उसको ऑटोमेट कर दिया सो उसमें जो मैनुअल इंटरवेंशन है या ह्यूमन इंटरवेंशन है वो खत्म हो जाता है। So, जिस वजह से एक फ्लो क्रिएट हो जाता है और चीज़ें बहुत ही स्मूथली उसमें प्रोसेस हो जाती हैं। सो उसी पूरे प्रोसेस को एक तरीके से ऑटोमेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो इसमें आप देखोगे तो एम्पावर पीपल और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसका यूज़ करके क्या क्या चीज़ें अचीव करी जा सकती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं ऑटोमेशन का यूज़ करके। देन अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे पहला आता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। सो जो भी रोबोटिक्स रोबोट्स बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब हो गया कि जो भी जितने भी कोई भी काम है जो ह्यूमन कर सकते हैं उसको अगर रोबोटिक प्रोसेस का यूज़ करके उसको ऑटोमेट किया जाए तो उस वजह से ह्यूमंस का काफ़ी काम मतलब ईजी हो सकता है। सो उसको करने के लिए ये अपने आर पी ए सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, ये जो भी इनके सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है वो देते हैं, जिस वजह से रिपीटेटिव काम खत्म हो सके। सो उसमें ये बॉट्स बना के देते हैं, और इन्होंने 500 से ज़्यादा बॉट्स बना के ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है। देन ये चैट जीपीटी का भी यूज़ करते हैं। सो चैट जीपीटी का यूज़ करके ये कुछ सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज़ केसेस, जो भी उनके यूज़ केसेस होते हैं उस पर ये अपने सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। देन इंटेलिजेंट ऑटोमेशन होता है, और इसमें बेसिकली ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का कंबाइंड यूज़ करके जो प्रॉपर उसमें सोल्यूशन होता है वो ये प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एआई आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनएलपी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड और कंबाइन करके सोल्यूशंस बनाते हैं। देन जो एरिया आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, और इसमें बेसिकली कोई भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं एज़ पर द क्लाइंट नीड्स। सो उसमें आप देखोगे तो उसका यूज़ करके क्या फ़ायदा होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की आईटी स्ट्रेटजीज़ होती है या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस होती है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है उसको ये इंप्रूव करते हैं वाया यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे तो दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पे अपने कामकाज ये करते हैं, जिसमें पहला आता है एप्लीकेशन पोर्टफोलियो रेशनलाइजेशन। सो इसमें एप्लीकेशंस को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स उसको मॉडिफाई करते हैं, रीफैक्टर करते हैं या री आर्किटेक्ट करते हैं, री प्लेटफॉर्म रिप्लेस करते हैं ऑन प्रेमिसेस है या फिर क्लाउड पे। ऑन प्रेमिसेस मीन्स जो भी कंपनी है उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, और क्लाउड मीन्स जैसे थर्ड पार्टी क्लाउड सोल्यूशन है जैसे AWS प्रोवाइड करता है या फिर एज्योर करता है। सो उसको यूज़ करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। सो दोनों ही वैरायटी में ये काम करते हैं। देन स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग भी ये काम करते हैं, जिसमें आप रीराइट करते हैं आईटी स्ट्रेटजीज़ को, जो कि 3 पिलर्स पे बनी हुई है, जिसमें पहला आता है मॉडर्नाइजेशन क्रिटिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ऑटोमेट आता है, देन ट्रांसफॉर्म आईटी प्रोसेस एंड ऑपरेशंस आते हैं। तो ये तीनों ही पिलर्स पे काम करते हैं। देन एट द एंड डिजिटल डेवॉप्स सॉल्यूशंस है, जिस पे कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, और इसमें बेसिकली ये दोनों ही एरिया पे काम करती है, जिसमें डिजिटल इंजीनियरिंग हो गई और डिजिटल ऑपरेशंस हो गए, उसको कंबाइन करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। सो जिसमें पहला आता है डिजिटल डेवॉप्स एंड दूसरा आता है डिजिटल डेवॉप्स सॉल्यूशंस एंड टूल्स। सो डेवॉप्स जिनको नहीं पता, जैसे एक ब्रीफ उनके लिए, सो डेवॉप्स एक तरीके से थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, और डेवॉप्स में यूजुअली CI/CD के टर्मिनोलॉजी से भी इसको जाना जाता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। सो बेसिकली ये भी एक तरीके से प्रोसेस बिल्ड कर देते हैं, और जिस वजह से डेवलपर्स है उनका एफर्ट्स कम हो जाता है। तो डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं उसको ये कर देते हैं, टेस्टिंग के लिए कोई टेस्ट केस अगर लिखा है तो उसको मैनुअली आपको ट्रिगर नहीं करना होगा, उसको भी ये प्रोसेस बना देंगे। सो यूजिंग दिस डेवॉप्स थिंग्स दे क्रिएट द कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, और उस पर ही अपने सोल्यूशंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। सो थ्रू आउट दी सेक्टर्स काफ़ी सेक्टर्स भी इन्होंने कवर कर रखे हैं, जिसमें इस पर सबसे पहला BFSI आता है, बैंकिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर रहता है वो आता है, देन हेल्थ केयर का आता है, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस है। सो ये सारे ही सेक्टर्स में ही अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। एक बार क्विकली हम जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि किस किस टेक्नोलॉजीज़ पे कंपनी काम करती है। सो एक आइडिया लगेगा हमको कि कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे कंपनी काम कर रही है। सो डेवलपमेंट स्टैक्स में अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है जावा पे काम करते हैं, PHP पे काम करते हैं। न्यूएस्ट आप देखोगे डॉकर पे बहुत ही रिसेंट है, देन पाइथन पे जो कि थ्रू आउट द IT सेक्टर बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है, देन मीन पूरा उस पर ये काम करते हैं। इंटेलिजेंस एंड विजुअलाइजेशन में आप देखोगे जो सबसे रेप्यूटेड है, जिनका काफ़ी नाम है, टैबला पे इनका काम है, पावर BI पे इनका काम है, देन गूगल डेटा स्टूडियो पे ये है, और ये IBM का प्रोडक्ट है SPSS, उस पर भी ये अपने काम करते हैं, इसका यूज़ करके सोल्यूशंस बनाते हैं। देन AI/ML फ्रेमवर्क्स पे आप देखोगे तो सबसे वाइडली यूज़ होता है AWS का मशीन लर्निंग, उसका ये यूज़ करते हैं, गूगल AI का ये यूज़ करते हैं, फिर एज्योर मशीन लर्निंग भी ये यूज़ करते हैं। देन डेटा सोर्सेज में आप देखोगे तो इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो सेल्स फोर्स है, बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है, आप सभी ने इसका नाम सुना भी होगा। देन जोहो है, ओरेकल का ERP क्लाउड है, SAP बिजनेस है, माइक्रोसॉफ्ट का डायनेमिक्स 365 है, और SAP ERP है। देन प्रोसेसिंग में आप देखोगे वाइडली यूज़ होता है हडूप, उसका भी ये यूज़ करते हैं, हाइव का ये यूज़ करते हैं, काफका है, तेज़ है। देन ETL टूल्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें इन्फॉर्मेटिका है, ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, SAP डेटा सर्विसेज है। सो सारे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे कंपनी काम कर रही है। स्टोरेज में आप देखोगे तो वापस से हडूप का यूज़ करते हैं, मोंगो DB बहुत ही वाइडली यूज़ होता है IT सेक्टर में एज अ DB। देन अमेजोन का डायनमो DB है।
देन क्लाउड बेस आप देखोगे तो जितने भी बड़े नाम है वो सारी क्लाउड, उनके सारी क्लाउड ये यूज़ करते हैं, जिसमें AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है। फिर डेवॉप्स में आप देखोगे तो इसमें एज्योर डेवॉप्स का ये यूज़ करते हैं, गिटहब यूज़ करते हैं, गिटलैब यूज़ करते हैं। देन मॉनिटरिंग टूल्स में आप देखोगे जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसमें प्रोमिथस है। देन क्लाउड वॉच है। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स में आप देखोगे तो क्यूबरनेट्स है जो बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, अमेजॉन EKS है। CI/CD टूल्स जो डेवॉप्स वाला एरिया आ गया उसमें एज्योर डेवॉप्स है, जेनकिंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, गिटलैब एंड गिटहब है। एंड पैकेजिंग टूल में आप देखोगे तो डॉकर है, बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है, गिटहब है। टेस्टिंग सिक्योरिटी में आप देखोगे तो सोनार क्यूब है, बहुत ही फेमस ये भी है, सिलेनियम है। देन इसी के साथ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में है टेराफॉर्म है, एनिसिबल है। ऑल टुगेदर जितने भी नीश टेक्नोलॉजीज़ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है करंट टाइम के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो सारे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे कंपनी काम करती है और उसको यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है वो बनाती है। सो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी। सो बिजनेस वर्टिकल्स में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो एड ऑन्स है यहाँ पे। सो इसमें आप देखोगे तो जैसे हमने देखा कि ये सारे सोल्यूशंस पे कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बनाती है, डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्लाउडिफिकेशन, ऑटोमेशन। सो उसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने डिलीवर करे हैं वो 15 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, जिसमें से 14 एम्प्लॉइज़ ये सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे। और नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप देखोगे तो 22 क्लाइंट्स को ये सर्व कर चुके हैं। और रेवेन्यू देखोगे पर प्रोजेक्ट तो हर एक प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट एवरेज केस में 2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू में एड ऑन हुआ है उसका। देन एक और की एरिया है जिसमें कंपनी अपने सॉल्यूशंस बनाती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है। और ये बेसिकली यूज़ होता है जो कि इरिगेशन वाटर कंजर्वेशन, जो भी वाटर कंजर्वेशन करते हैं हम, सो उसको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो कि ऑटोमेट करता है ये सारी प्रोसेस को, जिस वजह से जो वाटर्स होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, सो उस पर ये अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा के देती है। और इसमें आप देखोगे जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं वो सबसे काफ़ी ज़्यादा है, 100 से ऊपर 102 प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। 337 एम्प्लॉइज़ इन सारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ क्लाइंट्स देखोगे तो 68 क्लाइंट्स हैं। और एवरेज आप रेवेन्यू एड ऑन देखोगे तो पर प्रोजेक्ट जो है वो 1.1 CR का है। देन जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे तो 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स को इन्होंने सर्व किया हुआ है। और इंडिया में तो इन्होंने किया ही है कस्टमर्स को, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्व कर चुके हैं, जिसमें USA, UK, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया आता है। देन IPO डिटेल्स अगर हम देखें, सो IPO डिटेल्स से हमें ये जानने को मिलेगा कि इनकी मतलब रीज़न क्या था IPO लाने का, कि पूरा पैसा जो प्रोमोटर्स हैं उनको ही गया है वो बिज़नेस में आएगा। सो सबसे पहला जो अमाउंट इन्होंने रेस किया वो 47.05 CR का किया है, करोड़ का। और जिसमें पहला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रीज़न है। देन जो भी इनका इनको एक न्यू डिलीवरी सेंटर खोलना है, सो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा लगेगा वो इसमें जाएगा। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी अपने इनोवेशन पे फोकस कर रही है और अपने कैपेक्स पे भी ध्यान दे रही है। सो इसी के साथ जो भी इनके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वर्किंग रिलेटेड उसमें जाएगा, और फिर जो कॉर्पोरेट के जनरल पर्पसेस होते हैं उसमें जाएगा। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी जो भी पैसा ले रही है उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। और लोकेशन वाइज आप देखोगे कि कंपनी के प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। सो सबसे पहला इनका हेडक्वार्टर बैंगलोर में ही है। और बैंगलोर में आपका इनका खुद का हेडक्वार्टर है। दैन इनका जो सेकंड ऑफिस है वो USA में है। और जो थर्ड ऑफिस है इनका वो सिंगापुर में है। सो ऑल टुगेदर इनके 3 लोकेशंस हैं जहाँ पे इनके ऑफिस इस्टेब्लिश है और जहाँ से कंपनी काम करती है, USA, इंडिया एंड सिंगापुर। देन एक बार हम नज़र डालते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। सो जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे वो इनके क्लाइंट्स लगे। ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें इनकी अच्छी है, बट इनके क्लाइंट्स काफ़ी रेप्यूटेड है और काफ़ी ब्रांडेड है, जो एक कॉन्फिडेंस देता है किसी भी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो इनके क्लाइंट्स आप देखोगे तो विप्रो इनका क्लाइंट है, जियो है, बॉश है। इसी के साथ आप देखोगे सीमेंस है, ये भी काफ़ी नामी कंपनी है। देन ABB है, देन PwC है, बिग फोर में से भी एक कंपनी की क्लाइंट है। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो फिलिप्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, HP है, ये भी इनके क्लाइंट्स हैं। और इसी के साथ साथ इन्फोसिस है, और HP हमने ऑलरेडी देखा है, इन्फोसिस भी इनकी क्लाइंट है। सो दैट मीन्स काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं जिनको एज अ क्लाइंट ये सर्व करते हैं। सो दैट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी। सो अभी हम आ गए कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। सो एक बार उस पर भी हम नज़र डालते हैं। सो मार्केट कैप अगर हम देखें तो 245 CR का है। सो बहुत ही छोटी कंपनी है। सो इट्स अ वेरी 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 रिस्की। सो ये पॉइंट आपको नोट करके चलना है, ये हमें नहीं भूलना है कि इट्स अ नैनो कैप कंपनी, तो रिस्क एसोसिएटेड इज़ वेरी हाई। सो पहली चीज़ ये हो गई। देन इसके अलावा अगर हम देखें स्टॉक पी तो 28 का, इंडस्ट्री पी 41 का है। सो उसके हिसाब से काफ़ी रीजनेबल लग रही है। देन ROC एंड ROE अगर हम नज़र डालें तो दोनों ही बहुत ही लाजवाब है, 40% से ज़्यादा है दोनों ही। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.5 का है, एक से कम है तो मैनेजेबल है। स्पेसिफिकली 14 CR का डेप्ट है कंपनी के ऊपर, और करंट प्राइस 43 के आसपास काम कर रहा है। और हाई अगर हम देखें 52 का और लो देखें 36 का, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बीच में ही करंट प्राइस इसका रिलाई करता है, आसपास उसी के काम कर रहा है। देन बहुत ज़्यादा कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। सो ये भी एक रिस्क में हम मान के चल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल बेसिस पे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सेल्स अगर हम देखें हाफ ईयरली जो हमारे पास डेटा है,
सो अगर उसके बेसिस पे सेल्स का अगर हम देखें तो 28 इवेंचुअली यहाँ पे क्वार्टर्स में मेंशन किया है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर का ही कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, लास्ट क्वार्टर का दिया नहीं है। तो लास्ट सितंबर और अभी रिसेंट पिछले साल का जो सितंबर है उसका डेटा अवेलेबल है। सेल्स आप देखोगे तो सेल्स में जंप आया है, 28 सीआर की थी अभी 31 सीआर की है। और प्रॉफिट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट 3.18 का था जो कि बढ़ के 4.3 के आसपास हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे प्रॉफिट जो फाइनल प्रॉफिट है वो हमारे पास निकल के आता है। तो इसमें हम देखें तो 11% का है और ये बढ़ के होता है 13% के साथ। तो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग डिसेंट, एटलीस्ट 10 से ज़्यादा ही है। देन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आता है, सो उसमें 2.21 करोड़ था और अभी ये बढ़ के हो जाता है 2.65 करोड़। सो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है, स्लाइड सा है, बट लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इतनी छोटी कंपनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था प्रॉफिट, और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। बट ठीक है, और आगे है इसके जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर हम एक बार ध्यान देंगे कि इस बार कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के हिसाब से अब जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। सो ईयरली बेसिस पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको सेल्स दिख जाएगी, और ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी सेल्स दिख रही है। 25 की थी, 51 होती है, फिर 74 होती है। सो ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी हमें सेल्स दिख रही है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट रहता है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है। और इसी के साथ अगर हम देखें जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है सो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे तो काफ़ी अट्रैक्टिव डेटा में दिख रहा है। और जो प्रॉफिट निकल के आता है हमारा टैक्स वगैरह पे करने के बाद, अगर उस पर हम ध्यान दें सो ये ईयरली प्रॉफिट जो है ये हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हर साल डबल कर रही है, 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 8 हुआ। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन कि ईयरली बेसिस पे कंपनी अपने प्रॉफिट को, सेल्स को डबल करती जा रही है। सो ये छोटी कंपनी की खासियत होती है कि इनका प्रॉफिट डबल होना, सेल्स डबल होना बहुत ही आसान होता है, और कोई लार्ज कैप कंपनी है सो उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। सो यही एक वजह है कि छोटी कंपनी में रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बनते हैं। और जितना आप कह सकते हो एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी होता है। सो जितनी तेज़ी से रिटर्न बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से कंपनी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। सो ये चीज़ हमें कभी भी भूलनी नहीं है ग्रीड के चक्कर में। और कंपनी रिसेंट लिस्टेड है तो इस वजह से ज़्यादा डेटा है नहीं, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला। सो उसके हिसाब से आप देखोगे तो कंपाउंडेड सेल जो अभी तक की 45% के साथ है, 89% के साथ प्रॉफिट ग्रो हुई है कंपाउंडेड। CAGR अभी एक साल कंप्लीट हुआ नहीं कंपनी को तो वो भी मेंशन नहीं है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो वो भी जो लास्ट ईयर का है काफ़ी डिसेंट है, 54% के साथ में है। देन बैलेंस शीट पे स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर हम नज़र डालें जो हमारी बोरोइंग्स हैं, सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अभी भी 1 से कम है। सो दैट मीन्स इट इज स्टिल मैनेजेबल बोरोइंग्स, बट ग्रेजुअली स्टेडली धीरे धीरे आप देखोगे तो हर साल ये इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अभी आप देखोगे तो 14 करोड़ के आसपास की है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई, और शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखोगे तो वो भी 14 करोड़ के आसपास की आती है। अदर लाइबिलिटीज़ 22 की है, तो टोटल आप देखोगे तो 64 सीआर की इनके पास बोरिंग्स है। सो ये एक फैक्टर है जो कि नेगेटिव है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। देन कैश फ्लोज आप देखोगे तो बोरिंग्स बढ़ रही है, बट कैश फ्लो भी कंपनी के हाथ में होता है तभी काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। बट यहाँ पे उल्टा है, बोरिंग्स भी बढ़ रही है कंपनी की और जो कैश फ्लो है वो भी अभी नेगेटिव में जा चुका है कंपनी का। -3 सीआर का कैश फ्लो है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी नहीं है। सो दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव फैक्टर। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो प्रमोटर जो ओन करते हैं इसमें 56% का स्टेक ओन करते हैं। सो 50 से ज़्यादा है, एटलीस्ट दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी की इतनी छोटी माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद भी इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनका भी स्टेक है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है हमारे उनका भी स्टेक है। सो 9% के आसपास ये ओन करते हैं, फॉरेन 3.15% के पास ओन करते हैं। देन रिटेल सेगमेंट में देखें तो बचा हुआ तक 30% के आसपास का रिटेल जो रिटेलर्स है हमारे वो ओन करते हैं इसमें। देन कंपनी के चार्ट पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो लास्ट ईयर अक्टूबर मिड में ही इसकी आप कह सकते हो लिस्टिंग होती है। सो ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं कंपनी को, 3 महीने में, ऑलमोस्ट 3 महीने हो रहे हैं अभी लिस्ट हुए हुए। और इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया लगाना तो मुश्किल है, बट मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली तो कहीं ना कहीं ये जो 40 लेवल का ये आ रहा है, तो ये 40 जो लेवल है ये एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पे कभी कभी बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये एरिया के आसपास सपोर्ट लेने का इसने कोशिश किया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 40 के लेवल पे मिलता है, तो जिसको खरीदारी करनी है वो इस लेवल पे खरीदारी कर सकता है। और जो नियर टर्म इसका सपोर्ट नज़र आ रहा है तो आइडियली आप देखोगे साइकोलॉजिकली माने तो फिर ये लेवल आता है 50 का। सो 40 से 50 का लेवल जो है तो ये एक मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 40 के लेवल पे आता है तो इसमें एक बार खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी को लेके। देन जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी को तो अप एंड डाउन उसी पैटर्न में, उसी रेंज में कंपनी घूम रही है, और तब से अभी तक ऑलमोस्ट 5% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिए 3 महीने के अंदर। सो आने वाले जो रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया है, सो ये जो रिजल्ट्स आने वाला है इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इस कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है तो अगर कोई इसमें खरीदने को इच्छुक है तो वो पहले रिजल्ट्स देखे, उसके बाद फिर अपना फाइनल डिसीजन लेके उसे क्या करना चाहिए। देन जो सबसे मेन पार्ट है वो कंपनी का SME कैटेगरी में होना ही है। सो SME कैटेगरी में है तो फॉर श्योर इसमें लॉट में ही हम बाइंग कर सकते हैं, और आप सिंगल लॉट देखोगे तो एक लॉट में 4000 के आसपास शेयर्स आते हैं। सो इससे कम शेयर्स नहीं खरीदा जा सकता है।
और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं यही लिमिटेशन हो जाती है। और इसमें आप देखोगे जो करंट मार्केट पे चल रहा है, तो अगर किसी को इसमें सिंगल लॉट खरीदना है तो उसको मिनिमम तौर पे 1,74,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट। और ये कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर आता है कि इससे कम पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो जिनके पास इतना सिंपल सा राय यही है कि जिनका भी पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत ही ह्यूज है, अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो का साइड है, फॉर एग्जांपल 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 50 से एटलीस्ट तो ऊपर होना ही चाहिए आपका, तो फिर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि उस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो इसमें परसेंटेज वाइज इन्वेस्टमेंट रहेगा वो काफ़ी मैनेजेबल हो पाएगा। बट जिनका छोटा पोर्टफोलियो है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अमाउंट बहुत ही ह्यूज निकल के आता है। सो ये कुछ चीज़ें हो गई इस कंपनी के बारे में। अभी स्पेसिफिकली जो हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूछा था, जिनको इसमें 2 लॉट लेने हैं, तो मुझे इतना तो आइडिया नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो साइज़ क्या है। बट अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत ह्यूज है, जैसे मैंने बोला कि 50-60 लाख से ऊपर है, तब आप इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हो। बट फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ कम है और फिर भी आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। सो मेरा पर्सनली ओपिनियन तो ये होगा कि अगर आपको कंपनी बहुत ही पसंद है, आप इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से भी और इसमें स्टडी करिएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, और इसके बारे में और जानने की कोशिश करिएगा। और अगर फिर भी आपको मन रहता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि एटलीस्ट गो विथ ओनली वन स्लॉट, सिर्फ एक ही स्लॉट के साथ आप जाएँ। आगे आने वाले टाइम में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको लगता है कि कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, वो ईयर ऑन ईयर अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस दे रही है, इनोवेट कर रही है, सो आपका कॉन्फिडेंस इसमें और बिल्डअप होगा, देन उसमें ग्रेजुअली स्लोली फिर आप और अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आगे चल के कर सकते हैं। और वैसे भी आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर इसका फॉर श्योर जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है, अगर वो फुलफिल होता है, तो कंपनी नॉर्मल एनएसई प्लेटफॉर्म पे भी लिस्ट हो सकती है। सो उसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, तो आपके पास और अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो यही है। बाकी डू योर स्टडी वेल और उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस लें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।